नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हमने एक टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जिस टॉपिक का नाम था टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। इस पर बेस्ड जितने भी सवाल बन सकते थे वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक में आ गए हैं। इस टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी ग्रंथालय आंदोलन, लाइब्रेरी शिक्षा, एजुकेशन, व्यवसाय और संघ, जो एसोसिएशंस थे उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मोस्टली हम इस टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे होंगे लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर रहे होंगे। इसके साथ ही रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी एक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम इसी के साथ में, और साथ में हम जो भी मेन एसोसिएशंस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर, उन सब की डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और इफ्ला, FID, यूनेस्को, इस पे बेस्ड भी जितने सवाल बन सकते हैं वो सब हम इसी सीरीज़ में यानी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में पहला सवाल है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, उस किताब का नाम क्या है। तो रंगनाथन द्वारा सबसे पहली जो किताब लिखी गई थी उसका किताब का नाम है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो रंगनाथन ने सन 1928 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, और कॉलन क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ पहला ऑप्शन जो कॉलन क्लासिफिकेशन है ये रंगनाथन ने सन 1933 में लिखी थी, और इसके साथ ही प्रोलेगुमेना टू लाइब्रेरी साइंस ये सन 1937 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने 5 नियम कौन से सन में प्रकाशित किए थे। तो यह सवाल यही पूछ रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन ने अपने जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कब पब्लिश किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1928 में। यहाँ उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सन 1928 में पब्लिश किए थे। उन्होंने सन 1928 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखे थे। और इन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पब्लिश कब किया गया था, तो 1931 में इन्होंने पब्लिश किया था। और इसी के साथ सन 1933 में देखा जाए तो 1933 में उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसे कॉलन क्लासिफिकेशन या CC कह सकते हैं, इसको पब्लिश किया था। और सन 1934 में इनकी किताब थी CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो जहाँ पहले हमने बात कर ली कि ये कब लिखा गया था, विकसित कब किया गया था या लिखा गया था, तो 1928, जबकि यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि प्रकाशित कब किया गया था, तो 1931 में। बाकी ऑप्शंस की डिटेल मैंने पहले ही दे दी है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम अनुसंधान का कौन सा प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अनुसंधान। अगला सवाल है, ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम नियम ग्रंथालय भवन खाली स्थान पर अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ सवाल ये पूछना चाहता है कि लाइब्रेरी साइंस का जो पहला नियम होता है, बुक्स आर फॉर यूज़, वो किस पर डिपेंड है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा स्थान निर्धारण, यानी लोकेशन की बात की जा रही है। लोकेशन, कोई लाइब्रेरी कहाँ पर होनी चाहिए, उसका स्थान कहाँ पर होना चाहिए। तो रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी का जो स्थान है वो सेंट्रल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ग्रंथालय विज्ञान का दूसरा नियम ग्रंथालय सेवाओं के खाली स्थान की वकालत करता है। तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जो दूसरा नियम है जो वो किसकी वकालत करता है, वो बेसिकली दूसरा नियम किसकी बात करता है, तो वो बात करता है विस्तार, लाइब्रेरी एक्सटेंशन के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी लाइब्रेरी के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा
पांचवा पाँच इसी के साथ अगर पहले नियम की बात की जाए तो ये इस पहले नियम का यहाँ इस पहले नियम का मतलब है बुक्स आर फॉर यूज़। और दूसरा नियम ये कहता है एवरी रीडर हिज बुक। चौथा नियम टाइम की बात करता है, चौथे नियम में टाइम की बात की जाती है और पांचवें नियम में लाइब्रेरी ग्रोथ की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय अधिनियम का कौन सा नियम दबाव डालता है? बेसिकली सवाल यहाँ ये पूछना चाहता है कि लाइब्रेरी नियम के लिए कौन सा लॉ बनाया गया है। तो लाइब्रेरी नियम के लिए द्वितीय नियम है, यानी एवरी रीडर हिज बुक। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पांचवा जो नियम है, जिस नियम का नाम है लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पांचवा, क्योंकि लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लाइब्रेरी में आती हैं तो कुछ उसी के साथ कुछ चीज़ें निकाली भी जाती हैं। अगला सवाल, ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम में बाल और प्रौढ़ के विकास पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा। जो पांचवा नियम है इसमें चाइल्ड ग्रोथ और अडल्ट ग्रोथ इसकी बात की जाती है। अब ये चाइल्ड ग्रोथ क्या है? चाइल्ड ग्रोथ वो होता है, चाइल्ड ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि चाइल्ड ग्रोथ में जो विकास होता है वो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है, जबकि अडल्ट ग्रोथ के अंदर ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नली होता है, इंटरनली बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम के अनुसार विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? तो लाइब्रेरी एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है वो सेकंड नियम यानी लाइब्रेरी के दूसरे नियम के अनुसार किए जाते हैं। अगला सवाल है, ग्रंथालय सहयोग को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रंथालय सहयोग को आजकल लाइब्रेरी कोऑपरेशन संसाधन साझेदारी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संसाधन साझेदारी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आजकल संसाधन साझेदारी के क्या अर्थ लिए जाते हैं? तो आजकल संसाधन साझेदारी के लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, संसाधनों, सेवाओं, उपकरणों और स्टाफ की साझेदारी की बात की जाती है। अगला सवाल है, इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, अन्य सहभागी ग्रंथालयों के ग्रंथों का ऋण। यानी ऐसा माना जाता है कि किसी भी लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें हो नहीं सकती। इस केस में क्या होता है कि कुछ किताबें एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से मंगवाती है जब रीडर को ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ग्रंथालय के मध्य अंतर ग्रंथालय ऋण यानी इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा प्रारंभ करने हेतु सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षित क्या है? तो सवाल ये कहना चाहता है कि अगर इंटर लाइब्रेरी लोन चाहिए तो एक लाइब्रेरी में कौन सी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए? तो इसके लिए एक संघ सूची होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि अगर दो लाइब्रेरीज़ हैं तो ये आपस में कैसे बुक्स का एक्सचेंज करेंगी? तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों मिलकर एक यूनियन कैटलॉग बनाएं जिसका यूज़ करके इन दोनों लाइब्रेरी को आपस में पता रहे कि किस लाइब्रेरी में कौन सी किताब है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर ग्रंथालय संसाधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू
यूनिवर्सिटी में किया गया था। प्रश्न संख्या 17, सहभागी सूचीकरण यानी शेयर्ड कैटलॉगिंग का उदाहरण क्या है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन साझेदारी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संसाधन साझेदारी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्मिक प्रबंधन। स्टाफ एक्सचेंज का भाग होता है, स्टाफ एक्सचेंज का भाग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संसाधन साझेदारी। प्रश्न संख्या 20, संसाधन साझेदारी में बोल्ड मॉडल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकरणों से संबंधित सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी, ये बोल्ड मॉडल जो है वो उपकरणों से जुड़ी सेवाओं के लिए है। प्रश्न संख्या 21, आजकल उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक संस्थाएं अपने संसाधनों का उपयोग करने हेतु कार्य करती हैं? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग प्रणाली। दो संस्थाएं आपस में मिलती हैं और वे दोनों मिलकर आपस में नेटवर्किंग क्रिएट करती हैं, जिससे अपने संसाधनों की सहभागिता में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 22, आजकल ग्रंथालय नेटवर्क से अभिप्राय क्या लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं कंप्यूटर नेटवर्क। प्रश्न संख्या 23, इनमें से किसने नेटवर्किंग को आज इतना सुविधाजनक और प्रभावशाली बना दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे इतना सुविधाजनक बना दिया है। भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो ग्रंथालय के विकास के लिए सबसे पहला जो सर्वप्रथम प्रयास किस व्यक्ति को जाता है? ये सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को जाता है। अगला सवाल है, सियाजी गायकवाड़ ने अपने बड़ौदा राज्य के ग्रंथालय की दशा सुधारने के लिए किसे बुलाया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा W.A. बॉर्डन को बुलाया था। W.A. बॉर्डन। अगला सवाल है, W.A. बॉर्डन, विलियम ए बॉर्डन किस देश से भारत आए थे? तो ये आए थे अमेरिका से। अगला सवाल है, अब W.A. बॉर्डन अमेरिका से किस सन में आए थे यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 में आए थे। आगे बढ़ते हैं, बॉर्डन ने ग्रंथालयों के लिए भारत में रिफ्रेशर कोर्स किस सन में आरंभ किया था? रिफ्रेशर कोर्स बॉर्डन ने किस सन में आरंभ किया था? तो ये किया था उन्होंने 1912 में किया था। भारत में ग्रंथालय आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? ग्रंथालय आंदोलन का टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है सन 1911 से। भारत में ग्रंथालय आंदोलन से इनमें से सबसे पहले कौन जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा W.A. बॉर्डन जुड़े थे। पंजाब सरकार ने किस ग्रंथालय को बुलाया था और उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी डिकिंसन को बुलाया था। और ये कहाँ से आए थे? अगला सवाल यही है कि ये कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका से आए थे। अब ये किस सन में आए थे ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये 1915 में आए थे। इंग्लैंड में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 में पारित हुआ था। इसी के साथ अगला सवाल और आखिरी सवाल है, अमेरिका में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876। ओके, थैंक